नमस्कार, मैं हूं रजत राकेश टंडन। किस्सा कुर्सिका में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने वक्त कम बचा है, लिहाजा सभी दल चुनावी मैदान में अपनी अपनी रणनीतियों के साथ कूद पड़े हैं। सत्ता की कुर्सी पाने के लिए तमाम दल सियासी गुणाभाग में लगे हैं। जिसे जहां और जिसके साथ गणित बैठ रहा है वो उस दल से गठबंधन कर रहे हैं। सियासी आजमाइश के बीच जनता का मिजाज सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो हम अपने इस खास कार्यक्रम में जनता का मूड भी भापेंगे, तो सियासी दलों की चाल पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले देखिए अहम चुनावी खबरों की फटाफट अंदाज। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर राकेश टिकैत ने कहा कि उनका आंदोलन अभी जारी रहेगा। हरियाणा में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर विशाल रैली आयोजित की गई। इस रैली में बड़ी संख्या में किसान जमा हुए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने अपने आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसानों ने जश्न मनाया। इस मौके पर किसानों के लिए पिज्जा लंगर लगाया गया, जिसका किसानों ने लुत्फ उठाया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ की। योगी ने कहा कि यहां की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। संविधान दिवस के मौके पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी SC/ST की दुश्मन है। मणिपुर के इंफाल में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवारवाद के बहाने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। नड्डा ने यूपी में एसपी, बीएसपी से लेकर कांग्रेस सभी पर जमकर हमला बोला। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विरोधी दलों को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि चुनाव में उनकी पार्टी विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएगी। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के महोबा में 27 नवंबर को प्रतिज्ञा रैली करेंगी। बुंदेलखंड की 19 सीटों को पाने के लिए पक्ष विपक्ष में होड़ लगी। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने साफ पानी, हवा देने की जगह लोगों के लिए शराब ठेके के हवाले कर दिया। शुरुआत करते हैं। प्रयागराज के फाफामऊ के गोहरी गांव में हुई हत्याकांड पर बवाल मच गया है। पहले परिजनों ने 4 शव रखकर जाम लगाया। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोहरी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और ढांढस भी बंधाया। यहां उन्होंने हत्याकांड के शिकार हुए फूलचंद के परिजनों से मुलाकात की। दूसरी तरफ हत्याकांड में आरोपी 11 लोगों में से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस तैनाती की गई है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 16.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान की गई है। परिवार ने शस्त्र लाइसेंस की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। दरअसल फाफामऊ के गोहरी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की निशंक हत्या कर दी गई। घर वालों ने गांव के ही एक परिवार पर रंजिश में वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, एक लड़की का शव बगैर कपड़ों के मिला। ऐसे में गैंगरेप की भी आशंका है। जी, हम आपको बता रहे थे गोहरी हत्याकांड क्या है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई हैं, वहां पर मुलाकात करी है। महोबा में प्रियंका गांधी वाड्रा को रैली भी करनी है। ऐसे में जो दलित हैं उनको रुझाने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। 40 मिनट तक परिवार से प्रियंका ने की है बातचीत। संविधान दिवस पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए। सुमित, प्रयागराज पहुंची थी और घर भी गई हैं, और क्या क्या डिमांड्स हैं जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाई हैं? ये देखिए, प्रियंका गांधी आज पहुंची है यहाँ पर, और ये जो लोगों की हत्या हुई थी, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस मसले को उठा भी रही थी। और आज जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची है, ये इसको एक सीरीज में हम देख सकते हैं रजत। और मांग यही है जो आपने कहा कि मांग यही है कि इनको न्याय दिया जाए, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। और स्पेशली आज संविधान दिवस का दिन है,
तो आज के दिन प्रियंका गांधी ने दिन चुना वहां जाकर दलित परिवार के साथ मुलाकात करने का। रजत, एक सीरीज अगर आप पैटर्न देखेंगे आप पूरी सीरीज में, इससे पहले आगरा में एक दलित की हत्या हुई थी, पुलिस थाने में एक मौत हुई थी एक दलित सफाई कर्मी की, वहां भी प्रियंका गई थी। और उससे पहले पिछले साल हाथरस में जो एक रेप और एक हत्या हुई थी एक महिला की, दलित महिला की, वहां भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों गए थे। ठीक है सुमित, आप नजर बनाए रखिए, कोई भी अपडेट होगा हम वापस आपके पास आएंगे। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के 1 साल पूरा होने पर किसान बड़ी संख्या में गाजीपुर, सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर आज इकट्ठा हुए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 3 कृषि कानूनों के विरोध की पहली बरसी पर किसानों ने किसान महापंचायत भी बुलाई। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है और बिना सरकार से बातचीत के आंदोलन खत्म करने का कोई प्लान नहीं। कि जो उनकी बची हुई मांगे हैं कि एक तो टेनी साहब को बर्खास्त किया जाए यूनियन कैबिनेट से, जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को कॉम्पेंसेशन दिया जाए, जितने झूठे केसेस हैं वो वापस लिए जाएं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनकी मांग है वो मांग पूरी की जाए। और किसान जब तक बॉर्डर पे डटे हुए हैं हम पूरी तरह से उनके साथ हैं, जब तक किसान वहाँ पे हैं और उनका समर्थन करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेतृत्व की विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से देश का शासन और प्रशासन चल रहा है। कोई अवसर ये सरकार नहीं छोड़ती जब संविधान और संविधान की परंपराओं को दबाकर निर्णय ना लिए जाएं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम फॉर्मूला रिपील कर रहे हैं, कैबिनेट में अप्रूव हो गया है, अभी पार्लियामेंट सेशन के लिए कह दिया गया है और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट सेशन के शुरू होते सारी ये हो जाएगा। उसके बावजूद कुछ शरारत हो रही है और राजनीति तो अलग बात है, परंतु अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद और प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद कि हम फॉर्मूला रिपील कर रहे हैं, कोई कारण नहीं बनता कि अब प्रोटेस्ट जारी रहे। ना आंदोलन बताएगी भारत सरकार, आंदोलन को चलवा रही भारत सरकार, उनका भी नाम हो रहा, बाद में कैसे हो जाएगी। जो 2011 से अपनी कमेटी बनी हुई रिपोर्ट दी हुई लागू नहीं करी, बाद में कब बात करेगा? अगले 10 साल बाद में। जो एमएसपी पे रिपोर्ट दी थी 2011 में, उसको लागू करता अपनी रिपोर्ट। वहीं मंच से राकेश टिकैत ने आज किसानों को संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सवाल से, हमारे बैंकिंग का सवाल से, हमारे खाद के सवाल से, हमारे केसीसी के सवाल से, वे सवाल तो खड़े हुए हैं। हम तो इन 3 कानूनों ने 1.5 साल लेट कर रहे हैं। भाई जो आंदोलन उनको होता तो कम से कम आंदोलन उनको होता तो भाव भी बढ़ता। 1.5 साल हमको नुकसान कराए, 1.5 साल तो हमको पीछे लेके गए ये कानून। ये 750 किसान शहीद हुए हैं। भाई युद्ध हमारे घर पर आण कर लड़ा, उसका हर्जाना कौन देगा? हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लगे, अजय टेनी वाला मामला हुआ, लोग जेलों में हैं। तो ये सारे मामले हैं, सब मामलों पे भारत सरकार बैठकर बातचीत करते हैं। अगले जो और मामले होंगे उस पर कमेटी बना दो एक। ये वहां पे तय हो गया था, जो 11 दौर की बातचीत होती थी वहां पे ये तय होता था। और आपको ये भी है कि जब वहां बातचीत हुई तो वहां 4 बड़े इशू थे। एक था 3 काले कानून, एमएसपी, कुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल। इन्होंने 2 को वापसी दिया, बिजली को और कुराली को वापसी दिया। तो जब प्रेस के लोग पूछते थे, कहते थे कि भाई 2 कानून वापसी ले लिए, 2 रहेंगे, तो आखिरी मांग मान ली गई। तो इसका मतलब एमएसपी हमारा था, है और रहेगा। आपने राकेश टिकैत को सुना, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सुना। अब सीधे ग्राउंड पर ले चलते हैं आपको। हमारे संवाददाता राहुल गौतम हमसे जुड़ रहे हैं। राहुल, प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की थी तो उस वक्त ये लग रहा था कि अब किसान शायद घर वापस चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो तेवर हैं किसानों के, वो फिलहाल घर वापस नहीं जाना चाहते हैं। आप लगातार इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए जो किसान मान जाएं? किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं, किसान पराली वाले कानून की बात कर रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं,
किसान अभी तक सहमत नहीं है सरकार से और कोई कहीं भी नर्म पड़ते हुए किसान संगठन नहीं दिख रहे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा लगता है कि किसानों ने ये समझ लिया है या ये बात को वो समझ गए हैं कि सरकार को वो बार बार झुका सकते हैं, क्योंकि 1 साल से लगातार ये मामला आंदोलन चल रहा है। आप जानते हैं आज 1 साल पूरा हुआ है और अब एक नई मांगे आ गई हैं। तकरीबन 6 नई मांगे सामने रखी हैं किसानों ने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एमएसपी पर एक लिखित कानून। देखिए, पुरानी व्यवस्था में भी ये एमएसपी पे कोई लिखित कानून नहीं था, लेकिन किसान ये सोच रहे हैं क्योंकि 1 साल से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, तो जितने भी मसले उनके पेंडिंग हैं उन तमाम मसलों को अब सरकार के आगे रखा जाए, सरकार एक कमेटी बनाए और जितने भी इश्यूज हैं, चाहे जैसे आपने पराली का कहा, पुराने ट्रैक्टरों का मामला है, जितने किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, तकरीबन 10,000 जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। एक सवाल जो बहुत अहम है और बार बार आएगा जहन में, उसके 2 पार्ट्स हैं। पहला, ट्रस्ट ब्रिज की कमी है। सरकार और किसान के जो संगठन है, जो एक ट्रस्ट ब्रिज होना चाहिए सरकार और किसानों में, पहली कमी वो है। दूसरा, इस पर राजनीति भी हो रही है, 5 राज्यों में चुनाव भी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, विश्वास की कमी ही एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अगर अभी भी अगर किसानों से बात करें तो वो ये बोलते हैं कि अभी कहां कृषि कानून वापस हुए, अभी तो पार्लियामेंट चलेगी, उसमें लोकसभा राज्यसभा में कानून आएगा इसको निरस्त करने का और उसके बाद जाकर ये कानून खत्म होंगे। मतलब वो ये भी विश्वास नहीं कर रहे हैं अभी कि कानून वापस हो गए हैं। ठीक है, उनको लिखित तौर पे जितनी भी चीजें हैं सरकारी वो चाहिए। और दूसरी बात आपने सही नजर रहेगी कुछ पहले ही दिन सरकार उस कानून को वापस लेगी और उसके बाद देखते हैं किसानों का रिएक्शन क्या होता है। बीजेपी सांसद और आरएसएस नेता राम माधव ने द हिंदुत्व पैराडाइम नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की सोच को बेहद खूबसूरती से दर्शाया है। इस मौके पर राम माधव से आईटीवी नेटवर्क की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल ने उनसे बात की। बात के दौरान राम माधव ने कृषि कानून और किसान आंदोलन पर बेबाकी से अपनी बात रखी। सुनिए राम माधव जी। नमस्कार जी, आज हम बात करेंगे राम माधव जी से, जो आरएसएस के नेता हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है द हिंदुत्व पैराडाइम। हिंदुत्व जो आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है उसको वो इसमें किताब में काफी अच्छी तरह से समझाते हैं। तो इस किताब के लिए कांग्रेचुलेशंस राम माधव जी। और किताब के बारे में बात करने से पहले मैं एक थोड़ा, जैसे कि आप सामने आए हैं तो मैं आपको ये सवाल तो पूछना ही पड़ता है, ये जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फार्म लॉज के ऊपर जो डिसीजन लिया है, इसके बारे में कि क्या सोच थी, क्या लगता था? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पहले आपने कहा था कि ये लॉज देश के लिए अच्छे हैं, तो इतने अच्छे हैं फिर क्यों हटाए उन्होंने? क्या यूपी चुनाव की वजह से हटाए? मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं कि ये फार्मूलास जो लाए गए हैं 3 लास हमारे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक सुधार थे। अब भारत का कृषि क्षेत्र बहुत ही कठिन स्थिति में आज है और देश का एक बहुत बड़ी आबादी उस पर डिपेंडेंट है। उस क्षेत्र में आवश्यक सुधार लाने नहीं लाएंगे तो यह स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के लिए और किसानों के लिए, किसानों के विकास के लिए भी काफी दुखद होगा, कठिन होगा। तो उस दृष्टि से तो हम सब ने तो फार्मूलास को स्वागत किया। मैं जब हम सब कहता हूं, इस देश का एक बहुत बड़ा किसान वर्ग भी उन रिफॉर्म्स का स्वागत किया। भारत तो पूरा देश बड़ा कृषि प्रधान देश है, पर देश के कुछ हिस्से जहां जैसे पंजाब का किसान या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ सेक्शंस ऑफ किसान इसके खिलाफ रहे हैं और 2 साल 1.5 साल तक प्रयास करने के बाद भी उनके सोच में कोई अंतर नहीं आया। अब इस कारण से प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि ये बिल हम वापस लेंगे। इसका जो कारण मैं समझ पाया वो इतना ही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने यह पेश किया था कि 18 महीने तक इस कानून को हम एक अबेयंस में रखेंगे, पेंडिंग में रखेंगे, इनमें अमल नहीं करेंगे। वो 18 महीना पूरा होने वाला है। अब या तो सरकार इसको जबरदस्ती अमल करे या फिर अब क्योंकि एक बड़ा सेक्शन इसका विरोध कर ही रहा है तो उसको वापस ले। उस कारण से उन्होंने वापस लिया होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। इसके पीछे कोई इलेक्टोरल कारण होगा, कोई चुनाव का कारण होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कि किताब के बारे में, ये किताब की सब पूछते हैं ना, टाइमिंग, हर चीज का टाइमिंग होता है
तो ये इस समय में जैसे आपकी किताब आई है, काफी मैंने देखी है, वीर सावरकर के ऊपर भी काफी किताबें आ रही हैं, तो कोई ऐसा कोई प्रयास हो रहा है कि एक लाइन ऑफ थॉट जो पहले पिछले सालों में नहीं जिसको आगे बढ़ाया था, अब इस सोच का टाइम आ गया और इसलिए इस तरह की किताबें काफी आ रही हैं। अब टाइमिंग का जहां तक प्रश्न है, देखिए ब्रॉड इस माहौल में जिस माहौल में इस विचार का ज्यादा आकर्षण होता है उस समय किताब लिखा जाता है। मान लीजिए आज चीन बहुत बड़ी चर्चा का विषय दुनिया भर में है, तो यू नोटिस कि कितने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स चीन पर आ रहे हैं। सही। तो आपने भी लिखे हैं, बट यू आर अहेड ऑफ योर टाइम्स। तो ये जो हिंदुत्व का विचार है आज भारत के राष्ट्र जीवन का मुख्य धारा बन गई है, सेंटर स्टेज पर आज ये विचार है। राजनीतिक केवल नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी आज हिंदुत्व विचार को लेकर काफी बड़ा चर्चा होती है, काफी कुछ गतिविधियां होती है। तो स्वाभाविक है इसके कई मायनों को समझने का उत्साह समाज में है। और इसका एक ही प्रतीक है कि मेरा किताब रिलीज होने के 1 महीने के अंदर ही उसका फर्स्ट प्रिंट पूरा सेल हो गया है ना, इतना उसका समझने का एपिटाइट समाज में है। तो उसी प्रकार सावरकर को समझना था तो सावरकर के ऊपर 2-2 किताब आए। तो एक बार समाज के अंदर जो इस समय इसको समझने की तृष्णा है उसका पूरा करने का प्रयास हो रहा है। उससे ज्यादा बढ़कर कोई टाइमिंग ऐसा सोचकर लिखा नहीं जाता है। ब्रॉडली ये विचार इस समय आवश्यक है, इसलिए हम लोगों ने इसको लिखने का प्रयास किया। राम माधव को आपने सुना, आगे बढ़ते हैं। क्या महाराष्ट्र में मार्च तक उद्धव सरकार गिर जाएगी? क्या महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार के सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं? दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दावा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का। उन्होंने कहा है कि मार्च तक महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाएगी और यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आ जाएगी तो आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन क्या अब इसके गिने चुने दिन बचे हैं? राणे साहब का तो यही दावा है। और रखा के सरकार वहाँ नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। जल्दी से जल्दी बीजेपी सरकार मार्च में आ जाएगा और आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। मार्च में कैसे मार्च में बीजेपी गवर्नमेंट कब तक आने की बात कर रहे हैं आप? आपका अंदाजा बोलो तो मैं बोल देता हूँ। आपने फील्ड वर्क कर रखा है, इसलिए आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बेहतर मगर जो कुछ बात मेरे अंदर की है वो बाहर अभी नहीं निकलना चाहता है। सरकार गिराना होता है या नहीं नया सरकार बनाना होता है तो कुछ बात सीक्रेट रखनी पड़ती है। पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने नारायण राणे के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सरकार गिर जाएगी और फिर चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि सरकार गिरेगी और अब यह जिम्मेदारी नारायण राणे ने ली है। अब नई जिम्मेदारी राणे साहब को दी गई है। 23 साल पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए वे कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर निकल के अब बीजेपी में गए। उनके कार्यकर्ताओं ने मन्नत मानकर इतने बकरे पाल लिए, मुर्गियां पाल ली। उन अंडों से लाखों की तादाद में मुर्गियां हो गई हैं। किस्सा कुर्सी का में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के 71वें संविधान दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले नेशन फर्स्ट का जिक्र किया और कहा कि राजनीति की वजह से देश हित पीछे छूट गया है। इसके बाद परिवारवाद पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही परिवार का पार्टी चलाना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। रिपोर्ट देखिए। इसके मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इसके साथ ही सदन में मौजूद सभी सांसदों ने इस प्रस्तावना को दोहराया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कार्यक्रम में मोदी ने 22 मिनट का भाषण दिया और बिना नाम लिए परिवारवाद पर गांधी परिवार, अखिलेश और लालू पर तंज कसे। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? पारिवारिक पार्टियां, राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। इधर संविधान दिवस पर संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पूरा विपक्ष नदारद दिखा। विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के मंच पर बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में जब वो नहीं पहुंचे तो कुर्सियां हटा दी गईं। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का बायकॉट करने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी पूरे साल संविधान का अपमान करती है और एक दिन को संविधान दिवस के रूप में उत्सव मनाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेतृत्व की विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से देश का शासन और प्रशासन चल रहा है। कोई अवसर ये सरकार नहीं छोड़ती जब संविधान और संविधान की परंपराओं को दबाकर निर्णय ना लिए जाए। यूपी के बाद अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब में जाकर सरकारी स्कूलों पर चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को चैलेंज देते हुए कहा कि वो अपने राज्य के 10 अच्छे सरकारी स्कूल दिखाएं
जिन्हें सरकार ने बेहतर किया। पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ऑफिशियल को उन्होंने ट्वीट करके ये कहा, मेरी चुनौती को स्वीकार करते हुए दिल्ली व पंजाब के 250 स्कूल में हुए शिक्षा सुधार पर बहस की स्वीकृति दी है। पिछले 5 सालों में पंजाब में जिन स्कूलों की हालत सुधरी है उनमें से सबसे बेहतर 250 स्कूलों की लिस्ट आप मुझे दीजिए, मुझे इसका इंतजार है। मैं खुद भी दिल्ली के 250 स्कूलों की लिस्ट सौंपूंगा, फिर हम दोनों एक साथ तय समय और तारीख पर इन स्कूलों में चलेंगे, साथ में मीडिया को भी बुला लेंगे ताकि सभी लोग पंजाब और दिल्ली के स्कूल को, दोनों के शिक्षा मॉडल्स को देखकर अपनी राय बना सकें। वहीं दिल्ली सीएम केजरीवाल ने भी पंजाब समेत तमाम राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप सरकार ने करके दिखाया है, अब दूसरी सरकारें भी अलर्ट हो जाएं, वरना वहां भी आपकी सरकार आ जाएगी। के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक बहुत शानदार सरकार दी है, बहुत अच्छा शासन दिया है, जिसको सभी देश के लोग देख रहे हैं। और देश के अंदर या तो हर राज्य के अंदर सरकारें अब अपने आप को ठीक कर लेंगी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगी, स्कूल अस्पताल अच्छे करेंगी, सड़क बिजली पानी ठीक करेंगी, और नहीं करेंगी तो फिर आम आदमी पार्टी आएगी। पंजाब में कांग्रेस के लिए मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। एक बार फिर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू ने कहा है कि पंजाब सरकार ने नशे व बेअदबी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वो राज्य सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे। सिद्धू ने कहा है कि नशे की वजह से लाखों नौजवान बर्बाद हो गए हैं, लाखों लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं। जब राज्य के खजाने में पैसा नहीं है तो कहां से बड़ा अस्पताल और लड़कियों के लिए कॉलेज बनेगा। मैं सिर्फ पार्टी प्रधान हूं, प्रशासनिक ताकत मेरे पास नहीं है। मैंने सीएम चन्नी से भी कह दिया है कि अगर जल्द बेअदबी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। सरकार दी ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਫॉर ਰੀਜ਼ਨਸ ਬੈਸਟ ਨੋਨ ਟੂ them ਆਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਡਰੱਗ ਅਫੈਂਡਰਸ। ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ नहीं कह रहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रहा। पंजाब के बाद रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं में बीजेपी ने घुसपैठ की है, भेदभाव कर रही है। अखिलेश ने यूपी की कानून व्यवस्था को भी लेकर सरकार पर सवाल उठाया। हिस्सा लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। आज संविधान बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जिन लोगों को संविधान से हक मिलता था, आज नौकरियों के लिए भेदभाव हो रहा है। चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या बड़ी बड़ी संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था उसके तहत कोई सम्मान नहीं हो रहा। इलाहाबाद में 4 लोगों की हत्या हुई है, एक दलित परिवार की हत्या। ये केवल इलाहाबाद में हत्या हुई, किस तरीके से निर्मम हत्या हो गई परिवार के सदस्यों की। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं और साथ ही बीएसपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और इसका परिणाम जनता देख रही है। सपा बसपा की सरकार जब होती है तो उनका लक्ष्य केवल कुछ जिलों के विकास और कुछ जिलों की उपेक्षा तक सीमित रहता है, लेकिन भाजपा की सरकार में यूपी के सभी 75 जिलों के विकास के लिए कृत संकल्पित। ये श्री राम को लाने की चाहे
के बड़े घूमते रहते हैं बने नेता, इन लोगों ने किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, किसानों के लिए योजनाओं का अपार लगा है, किसानों की आमदनी बढ़ रही है, जो किसानी करते हैं उसको महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार का परिणाम क्या होता है, वह पूरा देश देख रहा है और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। सोशल मीडिया पर आने ज्ञानवर्धक वीडियो से छाए रहने वाले खान सर की पॉलिटिक्स में भी एंट्री हो गई है। वे सीधे किसी चुनाव में नहीं उतरे हैं, लेकिन दोस्त के लिए पंचायत चुनाव का प्रचार जरूर कर रहे हैं, जिसे 101 वोटों से जीत मिली है। लेकिन दोस्त के चुनाव प्रचार में पहुंचे खान सर ने लोगों से किसी प्रत्याशी की ओर से पैसे दिए जाने पर ना बिकने की अपील भी की। खस्सी 5000 में बिकता है, आदमी 1000 में कैसे बिक जा रहा है? सस्ता थोड़े है, खस्सी से सस्ता बिकेगा आदमी। अरे पैसा भी लेना है और 1000 नहीं 5000, वोटो नहीं देना। वोट देंगे काम ही नहीं करेगा। हो सर जी, अरे पैसा देगा तो आखिर पैसा निकालेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 15 दिसंबर से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। किस्सा कुर्सी का में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।